हाँ, इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये यूनिट 4 यूनिट है एक्चुअली, यहाँ पर लिखा है यूनिट 4 के टॉपिक है ये। पश्चिमीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण, ये यूनिट 4 के टॉपिक हैं दो। और मैंने यहाँ पर इसलिए कराए हैं कि इसी से रिलेटेड टॉपिक हमने सेकंड यूनिट में पढ़े हैं। जैसे आधुनिकता है, आधुनिकता से संबंधित पश्चिमीकरण है और उत्तर आधुनिकीकरण है, दोनों ही संबंधित टॉपिक हैं। तो चौथी यूनिट के दो टॉपिक यहाँ पर इस तरह से मैंने कराए हैं। उत्तर आधुनिकीकरण या उत्तर आधुनिकता भी इसको बोला जाता है, या आधुनिकोत्तर भी बोलते हैं इसको। उत्तर आधुनिकीकरण या उत्तर आधुनिकता या आधुनिकोत्तर, है ना, पोस्ट मॉडर्निटी। उत्तर आधुनिकीकरण जो है ये एक यूरोपीय अवधारणा है। और आधुनिकीकरण में जो भी धारणाएं विकसित हुई, जो व्यवस्थाएं विकसित हुई, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप इसका उदय होता है। और इसका समय अगर कहें तो 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में, यानी 1960 से 70 के आसपास की बात है ना। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में यूरोप में इस अवधारणा का उदय माना जाता है। और इस अवधारणा के उदय के पीछे जो वजह रही है वो रही है आधुनिकता या आधुनिकीकरण के कारण जो भी धारणाएं, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी परंपराएं विकसित हुई, उन परंपराओं, व्यवस्थाओं, धारणाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इसको जो है विकसित किया गया उत्तर आधुनिकीकरण। हालांकि यहां से क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल काम है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत टफ माना जाएगा। यहां से 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। लॉन्ग भी बन सकता है क्योंकि मैटर की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर बनता है तो वो टफ माना जाएगा। टफ पेपर अगर देगा तो यहाँ से लॉन्ग बना सकता है ना। पिछले बार हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आगे अगर आएगा तो 2 मार्क्स में 7 मार्क्स में आने की संभावना ज्यादा है। 11 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद कम है ना। तो अगर 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा गया तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, है ना, उत्तर आधुनिकीकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, उनका नाम पूछ सकता है। कहां पर हुआ इसका उदय, अवधारणा का विकास कहां पर हुआ, तो यूरोप में, खासतौर से फ्रांस में हुआ, क्योंकि जो इसके प्रतिपादक है वो फ्रांस के ही रहने वाले थे, है ना। तो ये हैं ज्या फ्रांकोइस लियोटार्ड, फ्रांस के रहने वाले थे, ये इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। तो इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। 2 मार्क्स के हिसाब से ये नाम आपको आ सकता है, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका उदय 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में यूरोप में, विशेषकर फ्रांस में, बुद्धिवाद, सार्वभौमिकतावाद तथा व्यक्तिवाद की प्रक्रिया स्वरूप हुआ। ये जो 3 चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आधुनिकीकरण के दौरान इनका विकास हुआ है ना। इसका भी डिटेल आगे हम करेंगे। बुद्धिवाद, सार्वभौमिकतावाद तथा व्यक्तिवाद की जो धारणाएं हैं ये आधुनिकीकरण के कारण विकसित हुई, तो इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही जो है उत्तर आधुनिकीकरण आया है, ठीक है। क्योंकि आधुनिकीकरण के बाद की अवधारणा है, आधुनिकीकरण आया और उसके बाद फिर आया उत्तर आधुनिकीकरण, ठीक है। और इसके जनक मैंने बताई दिए हैं, ज्या फ्रांकोइस लियोटार्ड। तो ये आपको फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्शन में लिखना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें इसकी प्रस्तावना है, तो इसका अर्थ, फिर इसकी विशेषताएं, उदय के कारण, प्रभाव या महत्व है, तो भारत में महत्व, आलोचना, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में संबंध तथा अंतर और निष्कर्ष। ये भी अंतर पूछने की संभावना कम है कि ये भी जो है अलग अलग यूनिट में हो गए। आधुनिकता हमने दूसरी यूनिट में पढ़ लिया और उत्तर आधुनिकता जो है ये चौथी यूनिट में है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अभी संभावना कम है। हालांकि पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं, लेकिन चूंकि यूनिट अलग अलग हो गए तो ऐसे क्वेश्चन अभी कम आ रहे हैं। तो ये है पहला पैरा। इसमें आपको ये बताना है कि उत्तर आधुनिकीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका उदय 20वीं
20वीं शताब्दी के 7वें दशक में आधुनिकीकरण के कारण विकसित व्यवस्थाएं, धारणाओं की प्रतिक्रिया से इसका उदय हुआ। इसके जनक माने जाते हैं ज्या फ्रांकोइस लियोटार्ड, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ये आपको स्टार्टिंग बताना है, पहला पहला। फिर मैंने यहाँ पर कैसे विकास हुआ इस व्यवस्था का, इस अवधारणा का, वो मैंने बताया। यहाँ पर लिखा है इसका वर्ड किसने दिया, है ना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किसने किया, वो मैंने फैक्ट बताया। तो ये भी आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क्स के हिसाब से। इस शब्द का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है, 1967 में जॉन बार्थ ने किया है। दी लिटरेचर ऑफ एक्सोशन शीर्षक से कला के क्षेत्र में जो इसका शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है ना। जॉन बार्थ नामक जो विचारक हुए हैं, उन्होंने 1967 में कला के क्षेत्र में इसका उपयोग किया है। उनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, दी लिटरेचर ऑफ एक्सोशन, है ना। ये लेख है उनका। इस लेख में जो है सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया, उत्तर आधुनिकीकरण या उत्तर आधुनिकता का प्रयोग। फिर मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से इसका विकास हुआ है, इस अवधारणा का, उत्तर आधुनिकीकरण। तो पहले आता है आधुनिकीकरण या पूर्व आधुनिकता कह सकते हैं। ये 17वीं शताब्दी से पूर्व की बात है। 17वीं शताब्दी से पूर्व जो है था आधुनिकीकरण के पहले की स्थिति है। आधुनिकीकरण की पहले की स्थिति, फिर आधुनिकीकरण, फिर उत्तर आधुनिकीकरण, ऐसा करके 3 हिस्सों में बांटा गया है। इस समय क्या था, इस समय ईश्वर तथा विश्वासों का युग था। फिर आया आधुनिक युग या आधुनिकीकरण। ये 17वीं शताब्दी के बाद की स्थिति है। इसमें विवेक और तर्क युक्त वैज्ञानिक चिंतन का युग हुआ। यहाँ पर विश्वासों का युग, इसके पहले विश्वास है ना, विश्वास किया तो भाई ये चीज है तो है, उस पर तर्क नहीं लगाते थे। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद जो है आधुनिकीकरण आया तो उसमें तर्क लगाए जाने लगा, है ना, चिंतन किया जाने लगा, विवेक का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद आया उत्तर आधुनिकीकरण। ये 20वीं शताब्दी के बाद की स्थिति है और किसी एक व्यक्ति के विवेक एवं तर्क अंतिम नहीं हुए, है ना। किसी एक व्यक्ति ने जो बात कह दी वो अंतिम नहीं हो सकती है ना। उसमें भी जो है अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो भी चेंज हो सकती है, उसके विचार भी चेंज हो सकते हैं या गलत सिद्ध हो सकते हैं, मतलब है ना। जो भी आप किसी ने कह रहे हैं या आप जो कह रहे हैं वो अंतिम नहीं है, कोई भी सत्य अंतिम नहीं है ना। तो ये बात करता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो अभी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे भी ऐसे ही रहेगा, है ना। आज जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा, ऐसा नहीं। तो ये कहता है आधुनिकीकरण में क्या है कि भाई जो आज सत्य है बस, उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन उत्तर आधुनिकीकरण मानता है कि आज जो चीज सत्य है, सही है, जरूरी नहीं कि आगे भी सही रहे, हमेशा सही रहे, आगे उसमें कुछ बदलाव हो सकता है ना। तो किसी चीज को अंतिम सत्य नहीं माना जाता, ऐसा उत्तर आधुनिकीकरण का कहना है। तो आगे हम उसको बात करेंगे ना। किसी एक व्यक्ति के विवेक एवं तर्क अंतिम नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसमें चेंज कर सकता है ना, उसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है। इसका फिर अर्थ उत्तराधिकरण का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। 2 शब्द है इसमें, उत्तर और आधुनिकीकरण। उत्तर का मतलब होता है बाद और आधुनिकीकरण का मतलब होता है नई सोच तथा नए मूल्यों का उदय, नए मूल्यों का जन्म, नए थॉट, नए वैल्यूज, न्यू थॉट्स एंड न्यू वैल्यूज का जो है ओरिजिन ऑफ न्यू थॉट्स एंड न्यू वैल्यूज। तो ये इस तरीके से इसका अर्थ है। तो इसका जो भावार्थ वो बताया गया, पहले मैंने शब्दों के हिसाब से अर्थ बताया है, ये भावार्थ है। इसका उत्तर आधुनिकीकरण से आशय समाज में होने वाले ऐसे परिवर्तनों से है जो आधुनिकीकरण के बाद यानी 20वीं शताब्दी के बाद जो है हुए हैं, उनको कहते हैं उत्तर आधुनिकीकरण, है ना। उत्तर आधुनिकीकरण के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन आते हैं, ऐसी अवधारणाएं आती हैं जो आधुनिकीकरण के बाद आई हैं, यानी
20वीं शताब्दी के बाद जो है उनका उदय हुआ है, विकास हुआ है। तो ये तो एक नॉर्मल परिभाषा मैंने बताई है। इसके बाद एक परिभाषा आपको और बतानी पड़ेगी जो ज्यादा इफेक्टिव है। ये है जैसे उत्तराधुनिकतावाद एक बौद्धिक दृष्टिकोण जो 17वीं शताब्दी से चली आ रही प्रबुद्धता की तर्क संगतता से जुड़े विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देता है ना। प्रबुद्धता यानी बुद्धि के आधार पर किसी चीज को तर्क संगत मानना, इसको चुनौती देता है कि आज जो हम अपने विवेक के आधार पर किसी को तर्क संगत मानते हैं वो तर्क संगत अंतिम नहीं है। यही चीज इसमें मेन चीज यही है ना। जिस चीज को आज हम जो है अपने विवेक से अपनी बुद्धि के आधार पर तर्क संगत मानते हैं, सत्य मानते हैं, वो हमेशा तर्क संगत हो, हमेशा वो सत्य हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो किसी चीज को हम अंतिम रूप से सत्य मान लें ये सही है। तो जो आधुनिकीकरण में कहा गया कि भाई बुद्धिवाद के माध्यम से जो है किसी को तर्क संगत माना जा सकता है, तो इसके खिलाफ जो है दृष्टिकोण जो दिया गया है वो उत्तराधुनिकीकरण में दिया गया है ना। उत्तराधुनिकीकरण में कहा गया है कि आज जिसको आज हम जो है तर्क संगत मान रहे हैं अपने विवेक से बुद्धि का प्रयोग करके, वो आगे तर्क संगत या सत्य रहे ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। ठीक है, तो उसको जो है इसमें चुनौती दी गई है तर्क संगतता को या बुद्धिमत्ता की। ठीक है, अब इसके जो है कुछ लक्षण या विशेषताएं दी गई हैं। प्रगति, बुद्धिवाद का विरोध इसमें किया गया है। बुद्धिवाद का विरोध का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने अभी बताया वही चीज यहाँ पर है कि बुद्धि के आधार पर किसी चीज को हम सत्य या तर्क संगत आज मान रहे हैं तो वो चीज अंतिम रूप से सत्य नहीं हो सकती या अंतिम रूप से तर्क संगत नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उसमें आगे बदलाव भी हो सकता है। तो हम जो है ऐसा किसी को सत्य पूरी तरीके से सत्य नहीं माने, अंतिम सत्य नहीं माने, है ना। तो इसको कहते हैं बुद्धिवाद का विरोध, यानी बुद्धि या विवेक के दम पर आज हम किसी को मान लेते हैं भाई ये तो अंतिम सत्य है। तो आधुनिकता में ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये उत्तराधुनिकतावाद ये कहता है कि बुद्धि या विवेक के बल पर जो है के आधार पर हम किसी को तर्कसंगत या अंतिम रूप से सत्य नहीं मान सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव आगे हो सकता है। जैसे सती प्रथा का उदाहरण दिया जाता है कि सती प्रथा जो है पहले ये थी कि भाई पवित्र अच्छी धारणा मानी जाती थी, लोग उसको अच्छा मानते थे, धार्मिक रूप से अच्छा मानते थे पहले, लेकिन आज सती प्रथा का विरोध होता है, उसके लिए कानून बन गया उसके खिलाफ। तो ये है ना, पहले विधवाओं के विवाह नहीं होते थे, उसको गलत माना जाता था, लेकिन आज विधवाओं के विवाह हो रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आज जिसको हम बुद्धि के आधार पर तर्क संगत या सत्य मान रहे हैं वो आगे सत्य रहे या अंतिम सत्य हो, अंतिम रूप से तर्क संगत हो, ऐसा कहना कठिन, जो उत्तराधुनिकता में कहा गया। इसके बाद सार्वभौमिकता का विरोध और स्थानीयता का महत्व। सार्वभौमिकता का विरोध का मतलब होता है, ये दोनों पॉइंट सिमिलर है, सार्वभौमिकता तत्ववाद दोनों का विरोध इसमें किया गया है। सार्वभौमिकता का विरोध का मतलब होता है किसी चीज को हम सार्वभौमिक नहीं मान सकते ना, मतलब हर व्यक्ति जो है अपनी परिस्थिति के हिसाब से रहता है, जीता है और जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करता है ना। सभी लोग रामायण महाभारत को माने या मानना चाहिए, ये जो है अगर हम ऐसा कहते हैं तो ये इस परंपराओं को थोपना है ना। यह सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि किसी एक ग्रंथ को या किसी एक देवता को, है ना, सभी लोग माने, ये हो गया सार्वभौमिकता। पूरा देश एक ग्रंथ की को सम्मान करे या एक देवता की पूजा करे, ये सार्वभौमिकता है। तो ये सार्वभौमिकता को नहीं मानता है, ये स्थानीयता को मानता है। स्थानीयता का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों परिस्थिति के हिसाब से यूज की जाती है या उनको मान्यता दी जाती है ना। यह है स्थानीयता। सार्वभौमिकता का मतलब सभी जगह एक ही चीज को मान्यता देना, है ना। पूरे भारत में
एक ही चीज को मानना, ऐसा तो संभव नहीं है। क्षेत्र वाइज जो है इनका प्रचलन होता है, मान्यताओं परंपराओं, है ना। देवताओं को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवताओं को पूजा जाता है, माना जाता है, सम्मान दिया जाता है ना। तो अगर हम ये कहें कि भाई सभी पूरे भारत में सभी लोग जो है किसी एक ग्रंथ की पूजा करें, ग्रंथ को सम्मान दें या एक देवता की पूजा करें, ऐसा नहीं हो सकता है। स्थानीय या क्षेत्र के हिसाब से जो है, स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति जो है परंपराओं रीति रिवाजों को मानता है। तो वो उत्तर आधुनिकता कह रहा है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई नहीं सभी को मानना पड़ेगा, जैसे अभी हिंदी का विरोध हो रहा है, सभी लोग हिंदी बोलें, जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। साउथ में जो है बोल रहे हैं कि भाई हिंदी हम पर थोपने का प्रयास नहीं किया जाए, है ना। तो स्थानीय जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार जो है लोग किसी रीति को माने या किसी परंपरा को माने, किसी देवता की पूजा करें, किसी ग्रंथ को सम्मान दें, उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, किसी भाषा को जो है वो बोलें या उसका उपयोग करें। यही है स्थानीयता। तो स्थानीयता को महत्व जो है यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि आप हिंदी का इसमें एग्जाम्पल दे सकते, जो भी विवाद भी चल रहा है ना, उत्तर दक्षिण में हिंदी को लेकर के विवाद चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी हम पर थोपने का प्रयास नहीं किया जाए, है ना। ठीक है। स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जो है किसी रीति या रीति रिवाज को मानना, प्रथा को मानना, किसी भाषा का यूज करना, भाषा को बोलना, किसी ग्रंथ का सम्मान देना, किसी देवता की पूजा करना, ये है स्थानीयता। ठीक है। तत्ववाद का विरोध, तत्ववाद के विरोध में वही है कि जो भी कोई व्यवस्था है, कोई भी परंपरा है, कोई भी रीति रिवाज है, उसको जो है सभी लोग मानने के लिए बाध्य हों, इसका विरोध यहाँ पर किया जाता है। परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को अपनी व्यवस्था को विकसित करना या किसी वस्तु का प्रयोग करना, उसका जो है यहाँ पर उसको मान्यता दी जाती है। इसके बाद आता है लोकप्रिय संस्कृति की ओर उन्मुखता। ये किसके खिलाफ है लोकप्रिय संस्कृति? ये अभिजात या परंपरागत संस्कृति के विरोध में जो है लोकप्रिय संस्कृति को महत्व उसमें दिया जाता है ना। मतलब अभिजात संस्कृति, एलाइट कल्चर उसको बोलते हैं इंग्लिश में। अभिजात संस्कृति मतलब जो उच्च वर्ग हैं उनकी संस्कृति, परंपरा से चली आ रही जो व्यवस्था है उसको मानना। तो उसके स्थान पर जो है उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि लोकप्रिय संस्कृति की ओर उन्मुख होना, यानी जो आम जनता है वो जो है जिस तरह की संस्कृति का यूज कर रही है वो संस्कृति होना चाहिए, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। बड़े लोगों की जो संस्कृति है उसको सभी लोग अपनाएं, इसका जो है ये विरोध करता है। उसको कहा गया है अभिजात संस्कृति। अभिजात संस्कृति बनाम लोकप्रिय संस्कृति ऐसा है। अभिजात संस्कृति में ऐसी संस्कृति आती है जो उच्च वर्ग की संस्कृति है, बड़े जो लोग हैं, मतलब जो अभिजात वर्ग हैं, है ना, एलाइट क्लास उनको बोलते हैं, है ना, जो सेलिब्रिटी हैं, है ना, बड़े जो एक्टर हैं, राजनेता हैं, उनका जो कल्चर है उस कल्चर को अन्य लोग अपनाएं, इसका विरोध किया जाता है। लोकप्रिय संस्कृति की ओर उन्मुख है। लोकप्रिय संस्कृति मतलब आम लोगों की संस्कृति, है ना। आम लोग जो है अपने हिसाब से संस्कृति का विकास करें, किसी की संस्कृति को थोपा नहीं जाना, है ना। तो आप लोकप्रिय संस्कृति की ओर उन्मुखता है इसकी। इसके बाद आता है परंपरा पर प्रहार। जो पुरानी परंपराएं हैं उन परंपराओं को समाप्त करके और जो भी स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से जो है रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनके विकास पर इसके द्वारा जो जोर दिया जाता है। केंद्रवाद पर प्रहार तथा विकेंद्रीयता को मानता, तो वही केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की बात है कि उत्तर जो आधुनिकीकरण है उसमें केंद्रीकरण की बात कही गई। केंद्रीकरण का मतलब होता है कुछ लोगों पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर केंद्रीयता का थोड़ा अलग मतलब है। जैसे केंद्रीकरण का मतलब होता है कि उच्च स्तर पर अधिकार होना, उच्च स्तर की संस्था उनको ज्यादा अधिकार हो। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है।
और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है निचले स्तर पर अधिकार सौंपना। लेकिन यहाँ पर केंद्रीयता विकेंद्रीयता का मतलब दूसरा है। यहाँ पर मतलब होता है कुछ लोगों को आधार मान करके नीतियां बनाना, कुछ लोगों को आधार मान करके योजनाएं बनाना, है ना, जैसे होता आया है ना। उच्च वर्ग है, उनकी राय लेकर के नीतियां बना दी गई। जैसे उद्योग, जो औद्योगिक नीति होती है, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनकी राय ले ली गई और नीतियां बना दी गई। जो छोटे बेचारे उद्योगपति हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके हिसाब से नीतियां कहां बनती। तो ये केंद्रवाद है, केंद्रीयता या केंद्रवाद। विकेंद्रीयता का मतलब होता है जो हाशिए पर लोग चल रहे हैं उनको केंद्र में रख करके काम करना या नीतियां बनाना, एक कार्यक्रम तैयार करना, उनका क्रियान्वयन, है ना। आज जो हाशिए पर हैं उनको ध्यान में, तो आज ये हो रहा है, आज सरकार इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यही उत्तर आधुनिकीकरण है ना। आप देखते हैं कि आज एसटी को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस है, सरकार फोकस्ड है सरकार, है ना। उनको ध्यान में रख करके अलग से कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, है ना। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। पहले क्या होता था कि अलग से कोई नीति सरकार नहीं बनाती थी, सरकार द्वारा जनजातियों के लिए कोई अलग से नीति बनती थी। 5वीं पंचवर्ष योजना के बाद से जो है इनको लेकर अलग नीति बनने लगी, जिसको हम कहते हैं ट्राइबल सब प्लान, हिंदी में कहा जाता है जनजाति उपयोजना। ये इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी शॉर्ट में उसको लिखते हैं, ट्राइबल सब प्लान, जनजाति उपयोजना उसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ, जनजाति उपयोजना में पहली बार ऐसा किया गया कि जनजातियों के लिए अलग से मतलब प्रावधान किए जाने लगे। पहले साथ में सब अलग से कोई प्रावधान नहीं होता था, अलग से कोई प्लानिंग नहीं की जाती थी। लेकिन 5वीं पंचवर्ष योजना से ऐसा कर दिया गया कि जनजातियों के लिए अलग से योजनाएं बनने लगी। तो वही ये उत्तर आधुनिकता का एक बड़ा उदाहरण है इंडिया में। उसका उदाहरण आप दे सकते हैं, इसमें नहीं दिया होगा, मुझे भी याद आ गया, तो उसका उदाहरण यहाँ पर हम लिख सकते हैं। विकेंद्रीयता की बात हम कर रहे हैं ना, कि कुछ जो वर्षों से जो है हाशिए पर लोग चल रहे हैं, जिनको बिल्कुल, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उन पर ध्यान केंद्रित करके जो है सरकार काम कर रही है। सरकार द्वारा काम करना, उनको लेकर के नीतियां बनाना, उनको लेकर के योजनाएं बनाना, प्रोग्राम बनाना, ये है विकेंद्रीयता, जो उत्तराधिकरण में देखा जा रहा है। ठीक है, आप देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के अलग से कार्यक्रम तैयार होते हैं, बच्चे हैं, एससी हैं, एसटी हैं, है ना, विकलांग हैं। ठीक है, तो इन वर्गों के लिए अलग से जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, सरकार इन पर ध्यान केंद्रित करती है, तो वो कहीं ना कहीं विकेंद्रीयता, यही आधुनिकता का एक कॉन्सेप्ट भी है। पूंजीवाद का विरोध, बीच में जो है पूंजीवाद की व्यवस्था प्रचलन में आई, आधुनिकीकरण के माध्यम से पूंजीवाद की व्यवस्था प्रचलन में आए। इसमें जो है उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है श्रमिकों का शोषण कर रही है ना। पूंजीवाद के माध्यम से जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, है ना, उनके द्वारा जो है श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। इसीलिए उत्तर आधुनिकता इस चीज का विरोध कर रही है। नव इतिहासवाद, नव इतिहासवाद का मतलब यहां पर यह है कि इतिहास का इसमें विरोध किया गया है और इतिहास का नए तरीके से जो है मूल्यांकन करके जो है इसमें फेरबदल करने की बात कही गई। क्यों ऐसा किया गया कि इतिहास में जो है कुछ ही लोगों को लेकर के वर्णन रहता है, आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं। अकबर क्या था, अकबर ने क्या किया, उसका वर्णन है। अशोक ने क्या किया, उसका वर्णन है। आम जनता से उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि जो इतिहास अभी तक बना है उसमें कुछ ही लोगों को लेकर के एनालिसिस होता है, कुछ ही लोगों को लेकर के वर्णन किया जाता है, जिसका आम जनता से ज्यादा संबंध नहीं होता है। इसलिए इतिहास को नए सिरे से उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसमें जो है फेरबदल होना चाहिए। जैसे भारत में आप देखते हैं कि कुछ चीजें हटाई जा रही हैं, इतिहास के अंदर एनसीईआरटी में कुछ चीजें हटाई गई हैं, हटाई जा रही हैं, कुछ नई चीजें जोड़ी जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं
उत्तराधिकरण का एक उदाहरण हम लिख सकते हैं, मान सकते हैं, है ना। भारतीय इतिहास में एनसीईआरटी में जो इतिहास लिखा हुआ है तो उसमें कुछ चीजों को हटा करके कुछ नए संदर्भ जोड़े जा रहे हैं, है ना। कुछ जो संदर्भ है उनको हटाया गया है, कुछ नए संदर्भ जोड़े गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं नव इतिहासवाद इसको हम कह सकते हैं, नव इतिहासवाद का उदाहरण हम बता सकते हैं, है ना। जो गैर जरूरी संदर्भ हैं जिनका कोई मतलब नहीं है उसको हटा दिया गया, क्योंकि इतिहास में यही चीजें हैं, ज्यादा अनावश्यक चीजें दी गई हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें रिपीट भी हैं, वही चीजें बार बार बच्चों को पढ़ना पड़ रही हैं, तो उनको हटा करके नए संदर्भ जोड़े जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें उल्लेख किया गया। तो ये इस तरीके से इसके कुछ लक्षण मैंने बताए हैं। इसमें एक्चुअली एक छूटा हुआ है ना, इसमें कुछ और पॉइंट होंगे ना। इसमें क्या है, कितने पॉइंट दिए हैं इसमें? 12 पॉइंट है मेरे ख्याल से ना, है ना। हाँ 12 पॉइंट, एक स्लाइड इसमें गायब है, मतलब रिपीट हो गई है, का? हाँ विखंडनवाद है ना, इसमें 9वां पॉइंट होगा विखंडनवाद। विखंडनवाद का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी जो संदर्भ है, कोई भी तत्व है, उसको तोड़ करके और उसका जो मूल अर्थ है वो निकालना, ये होता है विखंडनवाद। मतलब उसको तोड़ दिया जाता है, मतलब अभी जो हमें जो चीज दिख रही है आज, है ना, तो आज के लिए तो सही है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या हो सकता है उसका, उस तरीके से उसको तोड़ करके और एक उसका मूल जो भाव है, मूल जो अर्थ है वो निकालना, इसको कहते हैं विखंडनवाद। जो भी आज व्यवस्था चल रही है, जो आज हम तथ्य देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस तथ्य को फ्यूचर के संदर्भ में जो है देखना, फ्यूचर में उसके संबंध में क्या हो सकता है ना। जैसे आज व्यवस्था हम देख रहे हैं, मान लीजिए सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा, उसको जो है इसमें एनालिसिस करके, उसको तोड़ करके उसका जो मूल भाव है वो निकालने का प्रयास किया था, उसको कहते हैं विखंडनवाद। मतलब उसको तोड़ देना, खंड खंड कर देना, उसको कहते हैं विखंडनवाद। फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में वो किस तरह से काम करेगा, फ्यूचर में उपयोगी होगा या नहीं होगा, उसको जो है आज देखा जाता है ना, भविष्य के संबंध में देखा जाता है। अगला पॉइंट क्या है? अंतवाद। हाँ, अंतवाद का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना। तो खासतौर से इतिहास को लेकर के कहा जाता है कि जो हमारा आज का इतिहास है उसको समाप्त करके और उसका एनालिसिस करके नए सिरे से जो इतिहास लिखना, उसको कहते हैं अंतवाद। बाकी तो 2 पॉइंट और है इसमें ना, 11वां पॉइंट क्या है? ग्यारहवां पॉइंट क्या है? हाँ, वैश्वीकरण। तो खैर वैश्वीकरण तो कॉमन पॉइंट है। और लास्ट वाला उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। तो अंतवाद का मतलब समझ में आया? अंतवाद का मतलब होता है कोई भी चीज है जो आज के संदर्भ में उपयोगी नहीं है, उसको समाप्त करके और उसको नए सिरे से प्रस्तुत करना। आज के संदर्भ में अगर कोई उपयोगी है तो उसको उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उपयोगी नहीं है उसको समाप्त कर देना, है ना। तो उसमें इतिहास को लेकर के बताया है कि इतिहास, बहुत सारी इतिहास की ऐसी चीजें हैं जो काम की नहीं है, आज प्रासंगिक नहीं है, तो उनका जो है समाप्त करके उसमें नए संदर्भ जोड़ देना, नए सिरे से उसको प्रस्तुत करना, ये अंतवाद कहलाता है। वैश्वीकरण तो पता ही है, वैश्वीकरण मतलब होता है कि सभी जो देश, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उनको एकीकृत करना, उनको जोड़ना, उसको कहते हैं वैश्वीकरण। और इससे जो है सभी देशों में वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान हो सके। वैश्वीकरण मतलब होता है कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनको
आपस में जोड़ना, आपस में संबद्ध करना, जिससे सभी देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का आसानी से आदान प्रदान हो सके। ये वैश्वीकरण की धारणा को समर्थन करता है। मतलब देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो सरकारें होती थी वो आत्मनिर्भर, अपने आप को आत्मनिर्भर, देखो पहले आत्मनिर्भरता थी और इसके बाद जो है निर्भरता आई, फिर वापस से आत्मनिर्भरता आ गई, है ना। कोरोना काल से जो है फिर वापस वही स्थिति चल रही। पहले क्या होता था कि एक देश चाहता था कि भाई हम सब चीजें हम खुद बनाएं, ना तो हम जो है बाहर कोई वस्तु भेजें ना ही बुलाएं, है ना। ये व्यवस्था थी 1990 के पहले। 1990 के पहले जो है वैश्वीकरण का प्रचलन नहीं था और इसमें ये रहता था कि भाई हमें कम से कम वस्तुएं बाहर भेजना है और कम से कम वस्तुएं बाहर से हमें अंदर अपने देश में बुलाना है। लेकिन जब हमारे यहाँ पर नई औद्योगिक नीति आई 1991 में, फिर इसके बाद 1995 में WTO का गठन हुआ, स्थापना हुई। पहले गेट था, फिर WTO बन गया 1995। तो यहाँ से जो है वैश्वीकरण का दौर स्टार्ट हो जाता है ना। तो अभी ये जो उत्तर आधुनिकीकरण कहता है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, इससे जो है जनता को फायदा होगा, मतलब इसका मेन फोकस जनता है। जनता के हितों के लिए जो है ये कह रहा है कि भाई वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले, जिससे जो है जनता को अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होंगी, सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होंगी, है ना। हमारे यहाँ पर अमेरिका की वस्तु भी है, चीन की वस्तु भी है और इंडिया की वस्तु भी है। तो यहाँ की जनता को जो पसंद आएगा वो ले लेगी, है ना। उसके बाद अब जो है एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट आया है। उसमें कहा जा रहा है कि भाई हमें यहीं की वस्तुएं लेना है ना। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि हम यहीं पर अच्छी किस्म की वस्तुएं बुलाएं। इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा, अभी आगे बढ़ना है इकोनॉमी के अंदर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में यही कि भाई बाहर की जो कंपनियां हैं उनको बुलाया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ पर वस्तु बनाओ और हम उसका उपयोग करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ की सारी कंपनियां उतना अच्छा काम नहीं कर सकती, अच्छी वस्तु नहीं बना सकती, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो बाहर की जो वस्तुएं, बाहर की जो कंपनियां हैं उनको बुला करके हम यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं, वो यहाँ पर उद्योग लगा रही हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ पर उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण जो है ये उत्तर आधुनिकीकरण की अवधारणा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ जाएं, संबद्ध हो जाएं और वस्तु सेवाओं का जो आदान प्रदान है उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, बाधा नहीं हो। उपभोक्तावाद का मतलब होता है उपभोक्ता को ध्यान में रख करके वस्तुओं का निर्माण करना, है ना, वस्तुओं का उत्पादन करना और उस हिसाब से जो है वस्तुओं को सेवाएं, उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करना, है ना। उपभोक्ता की जरूरत, उपभोक्ता की जो पसंद है उसको ध्यान में रख करके वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन तथा विनिर्माण करना, सेवाएं प्रदान करना, जिससे उपभोक्ता जो है सेटिस्फाई हो। तो उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए जब प्रयास किया जाता है तो उसको उपभोक्तावाद बोलते हैं। उपभोक्ता को केंद्र मान करके गतिविधियों का संचालन करना, वस्तुओं का निर्माण या विनिर्माण, उत्पादन करना, इसको कहते हैं उपभोक्तावाद। वैसे उपभोक्तावाद का नेगेटिव मीनिंग भी है,
उपभोक्तावाद का एक नकारात्मक अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति को उपभोक्ता मानना, कहते हैं ना उपभोक्तावादी संस्कृति है, तो वो भी एक इसका दूसरा मतलब होता है, नकारात्मक मतलब होता है कि हर व्यक्ति को उपभोक्ता की नजरिए से देखना, भाई ये उपभोक्ता है, इससे हमें फायदा लेना है, तो एक वो भी दृष्टिकोण होता है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि कोई भी हमारे सामने कोई भी हो, हम जो है एक उपभोक्ता माने और हमें उससे कैसे प्रॉफिट हो इसके लिए प्रयास किया जाता है, तो वो भी एक उपभोक्तावाद माना जाता है। लेकिन यहाँ पर उपभोक्तावाद का मतलब होता है कि उपभोक्ता को केंद्र बिंदु मान करके गतिविधियां संचालित करना, जिससे उपभोक्ता सेटिस्फाई हो। उपभोक्ता जितनी कीमत दे रहा है उस कीमत की सेवाएं, उस कीमत की वस्तुओं से हम प्रदान करें, जिससे वो सेटिस्फाई होगा, है ना। और वो सेटिस्फाई होगा तो फिर व्यवसाय उद्योग चलता है। सबसे पहली प्राथमिकता उपभोक्ता को देनी चाहिए। अगर आपसे उपभोक्ता सेटिस्फाई नहीं है, आप जो सेवाएं दे रहे हैं उनसे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आगे तो वो खरीदेगा ही नहीं और दूसरों को मना करेगा भाई आप भी मत खरीदना, है ना। तो आपको व्यवसाय अगर करना है, बिजनेस करना है, तो आपको जो है उपभोक्ता को पहली प्राथमिकता देना पड़ेगी। कहते हैं ना उपभोक्ता भगवान होता है ना, बिजनेसमैन के लिए उपभोक्ता भगवान के समान है। उपभोक्ता अगर सेटिस्फाई नहीं है तो कुछ भी कोई मतलब नहीं है, उसका व्यवसाय चल ही नहीं सकता है ना। तो ये उपभोक्तावाद का मतलब यहाँ पर ये है। दूसरा मतलब मैंने वो नकारात्मक मतलब बताया कि हर व्यक्ति को उपभोक्ता के नजरिए से देखना, उससे फायदा कमाने का प्रयास करना, वो भी एक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उत्तर आधुनिकीकरण में जो उपभोक्तावाद का मतलब होता है वो होता है कि उपभोक्ता को केंद्र बिंदु मान करके बिजनेस करना, व्यवसाय करना, उपभोक्ता के हितों का ध्यान रख करके व्यापार करना, बिजनेस करना। तो ये इस तरीके से इसके 12 पॉइंट हैं लक्षण की विशेषताओं के। जैसे मैंने कल बताया था कि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, है ना। ऐसी चीजें हैं जो सुनने में नहीं आती, जैसे बुद्धिवाद है, अंतवाद है, नव इतिहासवाद है ना, विखंडनवाद है। तो ये वर्ड जो है बहुत अटपटे वर्ड है, तो इनको थोड़ा सा समझ लेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इसको कल आगे हम इसके जो उदय के कारण है वो पढ़ेंगे, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है।